हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा 2022 और आप भी सेंटर परीक्षा देने वाले हैं और अभी तक आपने ज्योग्राफी का परीक्षा नहीं दिए हैं या आपने ज्योग्राफी का परीक्षा दे दिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और ये जो सेट कोड क्या है एक रहेगा और सब्जेक्ट कोड जो कि आपका 323 है। आप जाइएगा सेंटर पे एग्जाम देने तो वहां पर हूबहू यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं और इसमें कुछ बताया गया है जो इसे समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट ज्योग्राफी का एग्जाम दे दिए हैं वो क्या करेंगे, इस वीडियो में चेक कर लेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। और जो स्टूडेंट ज्योग्राफी का एग्जाम देने जाने वाले हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए और जाइए एग्जाम देने, बहुत ही अच्छा खासा नंबर आपके आ जाएंगे। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, 70 में 35 लाना है। कितना लाना है, 35 आपको लाना है, जो कि इजी है, बहुत आसान प्रश्न है। उसी को पर हम देखेंगे, ज्यादा हार्ड को प्रश्न को नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहां पर 1 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल का उपागम जो आपके नहीं है वो आपके मात्रात्मक क्रांति, जो कि डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आप सेकेंड नंबर में देखते हैं, नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिनिधित्व किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो आपके नव निश्चयवाद के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि 4 से 5 बार बहुत बार कराए हुए हैं। तो ये जो देख रहे ग्रेफी टेलर, वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं और यहां पे क्या कह रहा है कि किसने कहा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। ये जो आपको कहते हैं एलन सिंपल कह सकते हैं या तो कुमारी सिंपल भी कह सकते हैं, वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकल जाएगा। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं और यह 4 नंबर में क्या कर रहा है कि व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, सामाजिक भूगोल, लेकिन आपको ये नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत आगे जो है ना बहुत इजी सा प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न जब हार्ड लगे तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम अब इसको प्रश्न को छोड़ देते हैं। चलिए ये भी प्रश्न आपके लिए नहीं हार्ड है तो इसको भी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। क्या कर रहा है कि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। तो ये जो आपके हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, कौन से है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। और वहीं पर बात करें विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर नहीं जो रहता है ना तो वो आपको लगाना पड़ता दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या लगाना होता है, अगर विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं रहता तो दक्षिण पूर्वी एशिया लगाना होता, और है तो आपको लगाना है क्या, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा 100% ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो ये शैक्षणिक सुविधाएं जो आपके हैं जन स्थानांतरण प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, 7 नंबर का ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, जो कि हम आपको कम से कम 7 से 8 बार प्रश्न कराए होंगे जितना देर से हम लाइव क्लास ले रहे हैं उसमें। तो ये प्रश्न आपका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, अफ्रीका। हम बहुत बार समझाए हुए हैं कि अगर आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो एशिया आएगा और यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो किताब अगर में तो अफ्रीका आएगा। ठीक है, तो आपको लगाना है अफ्रीका ही लगाना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है। क्या कर रहा है कि जो पूरे विश्व में वर्ल्ड में क्या है लिंगानुपात, जैसे स्त्री और पुरुष की जो जनसंख्या है वहां पर कम है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात जो देख रहे हैं ए ऑप्शन वाले, वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, क्योंकि भारत में भी ज्यादा है और फ्रांस में भी ज्यादा है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात में थोड़ा सा कम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 10 नंबर में और 10 नंबर जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करे, कार्यशील, कार्यशील मतलब कि कोई चीज का विकास करने वाले आयु कौन सा हो सकता है। तो ये जो होता है 15 से 59 साल के जो युवा होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेवलप कर देते हैं किसी भी देश को। ठीक है, चलिए तो 10 का ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब 11 प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। कि मानव विकास को जो सूचकांक जो मापा जा सकता है किसके अकॉर्डिंग मापा जा सकता है, तो स्वास्थ्य के, शिक्षा के और संसाधन तक, जो कि हम आपको कल ही पढ़ाए थे। कब, कल ही पढ़ाए हुए थे और 70 प्रश्न पढ़ाए थे। उसमें से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रश्न लड़ गया है। 70 प्रश्न पढ़ाए थे ज्योग्राफी का और उसमें से बहुत ज्यादा लड़ा है। ठीक है,
तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर में डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर मूल जो थे वो आपके पाकिस्तान के थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 13 नंबर में, और 13 नंबर में क्या करा कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो ये आपको पता है कि किसकी कोटि उच्चतम है, तो नॉर्वे के। किसकी है, नॉर्वे के। ये भी हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं। तो कर्तन दहन कृषि जो आपके हैं आदिम निर्वाह कृषि को कहा जाता है। कैसे, तो ये देखिए जब आपको हम बताए हुए थे कर्तन दहन कृषि का अर्थ क्या हुआ कि जहां पर जो पेड़ पौधे को काट कर जला कर उसके अधिक कर दिया जाता है, फिर उसके यहाँ पर अनुपजा बुझा कर फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, तो वो कहलाते क्या कहलाते हैं, कर्तन दहन कृषि कहलाते हैं। तो इसे हम आदिम निर्वाह कृषि भी कह सकते हैं। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सहकारी कृषि अधिक सफल रही थी, ये आपके डेनमार्क में सफल रही थी, तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कोको, ये भी बताए हुए 10 बार से, मतलब कितना बार पढ़ाए कि मत पूछिए। कोको किस प्रकार की उपज है, तो ये रोपण फसल है। कितना बार पढ़ाए कि लिमिट ही नहीं है, और इतना इजी प्रश्न पूछा है कि आप छोड़ नहीं सकते, इतना प्रश्न अच्छा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, रोपण फसल कौन सा बताना है, तो गेहूं रोपण फसल नहीं है। सबसे पहले याद रखिए गेहूं रोपण फसल नहीं है। गेहूं की देखिएगा तो बोता है, मक्का को भी बोया जाता है, राई को भी बोया जाता है, लेकिन आपका जो ऑप्शन सी है कपास, वो आपके रोपण फसल है, ठीक है। चलिए तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब 18 नंबर में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है। द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप में खेती जो होते हैं प्राथमिक आते हैं, व्यापार आपके तृतीय में आते हैं, मछली पकड़ना ये प्राथमिक में आता है, वस्त्र निर्माण जो आपके होते हैं वो द्वितीय में आते हैं, ठीक है। तो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, तो नमक को देखिएगा ये कृषि पर आधारित नहीं है। चाय वगैरह, चीनी, कॉफी, ये सब क्या है, एक प्रकार के कृषि आधारित उत्पादन है, लेकिन नमक आपका नहीं है। तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ बताइएगा आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। क्या कर रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, एक व्यक्ति हो सकता है, तो वो जो होता है पूंजीवादी का। किसमें, पूंजीवादी जो होता है उसमें एक स्वामित्व एक ही आदमी का अधिकार होता है। चलिए अब बात करते हैं 21 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है। वन आधारित उद्योग है, तो देखिए लाख उद्योग क्या होता है आपको पता है, मुझे तो नहीं पता ये लाख उद्योग क्या होता है, ठीक है। चमड़ा उद्योग आपका वन पर आधारित नहीं है, ठीक है। गंधक उद्योग ये भी आपके नहीं है, लेकिन इनमें से जो राइट आंसर होगा डी होगा। क्यों, देखिए अगर होता कुर्सी होता, चेयर वेयर होता, ये आपके वन से संबंधित है। फर्नीचर हो गया, ये सब आपके जो है वन से आधारित। लेकिन ये जो चमड़ा देख रहे हैं तो वो तो जानवर का है, तो ये भी नहीं होगा। गंधक हो सकता है तो जानवर के बनाया जाता है, सेंट वगैरह। ये लाख क्या होता है ये पता नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी ही होना चाहिए। आप लगाइएगा तो ठीक है, नहीं लगाइएगा तो छोड़ भी दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी होना चाहिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो आपको बताए थे चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं विश्वविद्यालय शिक्षण, जो कि मतलब कि समझ सकते हैं +2 के जितने भी टीचर होते हैं वो कौन से चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचम क्रियाकलाप है। पंचम क्रियाकलाप जो आपके सबसे पहले याद रखना है, खेती आपके प्राथमिक है, वह आखेट भी आपके प्राथमिक है, ये तृतीय है। तो हो सकता है क्या, सी ही राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन को भी समझना बहुत जरूरी है, ऑप्शन को भी समझना बहुत जरूरी है। और अभी तक आप बताइएगा कि आपका 23 में 23 सही हुआ है ना, 23 में 20 भी सही हुआ कि नहीं, 23 में 20 भी सही हुआ है कि नहीं। और आप जरूर बताइएगा कि हम जितना पढ़ाए थे उतना आया है कि नहीं आया है। ये सब पढ़ाए हुए हैं, ये भी पढ़ाए हुए हैं, अगर आप मन से पढ़े होंगे तो जरूर आपको पता चलेगा। ये प्रश्न भी पढ़ाए, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है, जल परिवहन, ये भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। वृहत ट्रक मार्ग जोड़ता है, तो ये आपको हम शायद नहीं पढ़ाए हुए, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये बताइएगा, ये आपको बताना है बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित होता है। ये आपको 26 नंबर का कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए यहाँ बताइएगा 27 नंबर में कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपके हैं जनेवा में। कहाँ है, जनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में शायद ऐसा ही है। तो ये आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए भारत एक सदस्य है, भारत किसका सदस्य है, तो साफ्टा का, याद है ना, साफ्टा का सदस्य, बहुत बार बताए हैं साफ्टा का सदस्य है, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है।
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ? यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है आपको कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ये भी आपको पढ़ाए हुए हैं, ये थोड़ा सा हमको लग रहा है कि मिस है, नहीं हुआ होगा, लेकिन ये देखिए ये आपको नहीं पता है, छोड़ दीजिए, गोली मारिए इसे। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित क्या करा है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन नगरीय अधिवासों से संबंधित है? तो थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए ये जो प्राथमिक क्रियाकलाप होता है वो आपके गांव समाज रहते हैं, तो ये ग्राम से हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा है, नगर, जैसे नगर में मान सकते हैं ये आपके पटना हो गए, ये हो गया सब बड़ा बड़ा नगर, पटना हो गया, दरभंगा हो गया, ये मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी, ये सब जो क्या बड़ा नगर हो गया क्लास मान सकते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, द्वितीय क्रियाकलाप रहते हैं, जैसे विनिर्माण फैक्ट्री वगैरह से होते गए। तृतीय मतलब सेवा हुआ हो गया, चतुर्थ मतलब ये सब। तो मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, लेकिन आप क्या बताते हैं वह आप पे डिपेंड करता है। 31 नंबर का, ठीक है, 31 नंबर का मेरे ख्याल से डी होगा, और आप जरूर बताइएगा, इसका हम राइट आंसर नहीं बता रहे, ठीक है। देखिए क्या करें, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? अधिवास जो आपको पाया जाता है सीढ़ी नुमा के तरफ पाया जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एना के रहता है तो वो कहलाता है सीढ़ी नुमा कहलाते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है? नियोजित नगर जो आपके हैं केनबेरा, कौन सा है? केनबेरा। और ये जो दिए हैं आलोक जी दिए हैं, बहुत ही बेस्ट उसका स्कोर है कहा जाए तो। ऐसा स्टूडेंट मेरे ख्याल से अगर आप एग्जाम तक कर रहे हैं और पढ़ाई करते रहे आलोक, तो बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस था इस सेंटअप एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है? परिवहन नगर है तो इसमें बता दीजिए कौन सा होगा, आप हमें इसका कमेंट करके बताइएगा। 35 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो हम आपको बताए थे ना कौन सा राज्य है मेरे दोस्त, कौन सा राज्य? फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छा, गजब आपने बताया, बिहार सर। क्या होगा? बिहार होगा, जो कि कल ही हम पढ़ाए होते हैं, जिसमें 70 MCQ कराए थे, उसी में बहुत प्रश्न लड़ा है। अगर विश्वास नहीं हो, अगर हम पे विश्वास नहीं हो ना, तो एक बार वीडियो जाके जरूर देखिएगा। ज्योग्राफी का लिखे होंगे सेंटअप परीक्षा 2022, और वो ज्योग्राफी का क्लास कराया जिसमें 70 MCQ था, और इसमें से 20 प्रश्न से ऊपर पूछा गया। 20 प्रश्न से ऊपर पूछा गया मेरे दोस्त। सिर्फ एक वीडियो से 20 प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सोच सकते हैं कि अगर हम पूरा दिन आप सबके लिए मेहनत करें तो कितना बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आप बता दीजिए एक बार। चलिए किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ये भी बताए हुए थे, ये भी आपको 70 जो MCQ कराए थे उसमें ये पूछा गया था, चीनी तिब्बती, ये भी हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382, ये भी प्रश्न कराए हुए हैं, ठीक है। चलिए भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा कौन सा है? तो यहाँ पर जो होता है ग्राम से नगर की ओर जाता है। कोई भी आदमी देखिएगा, गाँव समाज के लोग देखिएगा, तो आप गाँव में जो है ना, आप चाहिए कि हम शहर में जाना चाहे, मतलब नगर में जाना चाहे, तो वही कहलाता है ग्राम से नगर की ओर परिवर्तित होना, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्न में से कौन सी कोटि थी, ये आपको बता देना है। भारत का बताया जा रहा है, तो भारत का जो स्थान था 134वां था। कितना था? 134वां। ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रश्न नहीं कराए हुए हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? इसमें क्या कह रहा है कि राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है सूचकांक में? तो आपका केरल बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, या क्या होगा? 41 नंबर का। आप फटाफट बता दीजिए। 41 नंबर का जो स्टूडेंट कमेंट करेंगे उसका बहुत ही अच्छा होगा। चलिए ये बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सब उच्चतम है? क्या है? साक्षरता दर उच्चतम है, जो कि रात हम आपको 8 बजे जब क्लास करवाए थे उसी टाइम ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न आपको पूछा गया था, तो आपने सभी के सभी स्टूडेंट लक्षद्वीप लगाए थे और आपने सही बताया था, और सही आपका है भी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन गैरीसन नगर है? कौन सा गैरीसन नगर है? तो ये आप बता दीजिएगा। देखिए जो अगर हार्ड लग रहा है मुझे भी, वो भी हम भी छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ बताइए, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। मेरे दोस्त अगर आपको किसी प्रकार का PDF वगैरह चाहिए तो आप हम इस नंबर पर जरूर संपर्क कर सकते हैं, 7542031831। किसी प्रकार का PDF वगैरह चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर एक बार जरूर संपर्क कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या क्या नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा, जो कि रात हम जब 70 MCQ कराए थे ये भी प्रश्न आया हुआ है,
ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन रसेदार फसल नहीं है? क्या कह रहा है? रसेदार फसल नहीं है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें जो आपका हो सकता है, देखिए हम इसमें अंदाजा लगा के बोलते हैं, जूट भी आपका रसेदार फसल है, कपास भी आपका रसेदार फसल है, मेस्टा भी आपके रसेदार फसल है, लेकिन आपका चाय जो है आपके रसेदार फसल नहीं है। तो हम इसमें सी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से हम सी लगाए हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से सी होगा। अब आपसे बताइए कि सी होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखिए कपास हम देखे थे तो ये क्या है? रसेदार फसल है, जूट भी रसेदार फसल है, मेस्टा भी है, तो लास्ट ऑप्शन तो सी ही बच रहा है, तो सी ही राइट आंसर होगा। राइट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? क्या करा? तो नहीं है, तो ये जो आपकी गन्ना है वो सही है। आगे चलिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? तो आपका गेहूं है, खाद उसमें डाला जाता है, कपास ये हो गया, मक्का हो गया, इसमें भी खाद डाला वाला जाता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं निम्नलिखित राज्य में से कौन कॉफी उत्पादक है? तो कॉफी उत्पादक जो है आपके सभी के सभी राज्य हो सकते हैं। क्या सभी के सभी राज्य हो गए? कर्नाटक होगा, केरल होगा, तमिलनाडु होगा, वो सब के सब राज्य थोड़ा मोड़ा कॉफी उत्पादन करता है, ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ एक ही करता होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग स्वर नहीं है? ऐसा कौन सा जगह है जो उपयोग के लायक नहीं है? तो सीमांत भूमि। कौन सा? सीमांत भूमि जो होता है उपयोग के लिए नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिएगा 52 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो राष्ट्रीय मार्ग जो आपका है NH44 है। कौन है? NH44 है, जो कि आपको याद रखना है। सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है। चलिए, जल है, जल आपको बताए हुए थे, ये हम भी नहीं बताए थे, कल के वीडियो में भी नहीं बताए हुए थे। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो ये आप बता दीजिएगा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, ये आपको बता देना, सी बताया है, देखिएगा आप। चलिए, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो परंपरागत ऊर्जा जरूरत नहीं है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी है, तो आपको डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या है? डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो उड़ीसा कह सकते हैं या ओडिशा, उड़ीसा या ओडिशा, दोनों के बात एक ही है, आपका बिल्कुल ही सही आ सकता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, भंडारा मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये जो है आपके मध्य प्रदेश में है, याद रखिए। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आगे बताइए, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, तो तारापुर में। ये रात के प्रश्न में हम एक बार फिर से बोलेंगे, रात के प्रश्न में बहुत ज़्यादा लाजवाब लग रहा है, हमें दिल खुश हो गया कि 70 प्रश्न कराए थे और उसमें इतना प्रश्न लग गया है, कितनी खुशी की बात है यार, गजब। हम सोचते हैं कि आपके लिए बहुत ही और ज़्यादा लाए। ठीक है, मॉडल पेपर लाने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या हो, मॉडल पेपर लाने वाले तैयार रहेगा, वो 10 के 10 अगर आप सेट देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में फाड़ के आ जाएगा पूरा, मतलब कपड़ा को मत फाड़िएगा ये चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्य में किसमें ककरा पार नाभिकीय ऊर्जा स्थित है? तो ये छोड़िए, हटाइए। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, तो किस लिए होगा? कहाँ पर होगा? कर्नाटक में है, लौह इस्पात जो है कर्नाटक में होगा। राइट। क्या कर रहा है कि प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो ये है, देखिए असम में भी है, बिहार में। बिहार में कहाँ पर है? बरौनी में। आपको पता होगा बिहार के में जो भी बरौनी जानते होंगे, लेकिन ज़्यादा आपको जो लगाना है असम लगाना है, तेल जो है आपके ज़्यादा खासकर वो आपके असम में है, तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय है? तो उत्तर पूर्वी रेल का मुख्यालय है, तो ये आपको बताना है गोरखपुर होगा या हाजीपुर होगा या इलाहाबाद। इसका प्रश्न इजी है, आप बता दीजिएगा, मुझे उम्मीद है। चलिए, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? जो कि 1948 से लेके 1991 तक चला हुआ था, तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कभी थी? तो 1911 में। याद है ना, रात के प्रश्न में कराए थे ना, एक रेडियो वाला भी पूछा गया था जो कि 1923 में, रेडियो वाला पूछा गया था 1923 में, और वायु परिवहन के बारे में बताए थे 1911, ये भी प्रश्न बताए हुए थे। चलिए, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो ये जो जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। किसे? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये हम आपको बताए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलबंध पोताश्रय है? स्थलबंध पोताश्रय है, तो ये मेरे ख्याल से विशाखापट्टनम होगा। आप बता दीजिएगा क्या राइट आंसर होगा। ठीक है।
यहाँ देखिए, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो जैसे मान लीजिए एक देश यहाँ पर एक देश यहाँ, या भारत मान लीजिए और या अमेरिका, उसके बीच में जो व्यापार होगा वो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएंगे। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो इनमें से सभी डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि आपने 70 में, बिल्कुल 70 में आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। चलिए थोड़ा सा सब्जेक्टिव देख लेते हैं, 2 मिनट और देंगे। नवनिश्चयवाद, ये प्रश्न आपको कराए हुए पहले से। प्रवाह से संबंधित किन्हीं 2 अपकर्ष कारकों के लिखे, जो कि ये भी प्रश्न हमको थोड़ा मोड़ा याद है, पढ़ाए हुए हैं। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखे, ये भी बताए। वायु संरचना, ये भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। मिश्रित कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम लिख देना है। 4 फसल के नाम नहीं याद रहेगा, वो आप खटक दे लिखे। सामूहिक कृषि क्या है, ये भी बताए हुए थोड़ा मोड़ा, ठीक है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग, ये आपकी ये भी बताए हुए, ठीक है। चलिए, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, ये नहीं पढ़ा है। 4 तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप का उल्लेखन करें। 4 तृतीय मतलब कि जो तृतीय क्रियाकलाप, जैसे सेवा हो गया, संचार हो गया और बैंकिंग हो, इसके बारे में बता देना है। चलिए, भारत के किन्हीं 2 व्यावसायिक सोने, ये देखिए, ये सब के सब आए हुआ है, ठीक है। सतत पोषणीय विकास, ये भी पढ़ाए हुए, बहुत ही अच्छा से पढ़ाए हुए हैं। ये आपको बिल्कुल याद कर देना है, ठीक है, रट लेना है। देखिए, अगर आपको सब्जेक्टिव में अच्छा खासा नंबर लाना है ना, अगर अभी भी आपके पास टाइम है, सब्जेक्टिव में अगर आपको अच्छा खासा नंबर लाना है, तो आप क्या कीजिए, सब्जेक्टिव का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, वहाँ से अगर आप 10 सेट देख लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में, और 10 सेट ये देख लीजिए, और 10 सेट मॉडल पेपर का, तो बोर्ड में आपको 95% कोई भी नहीं रुकेगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप जरूर बताइएगा कि आपका 70 में कितना सही हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।